एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर को लेके आ गया हूँ। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है MCQ। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के नोट्स को आपके लिए वीडियो के रूप में बना रखा है। यदि आपने नोट्स के वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। आज इसके सबसे अच्छे और बेस्ट MCQ के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि जो एग्जाम में आने वाले हैं MCQ वो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न कहता है, किसने कहा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है? किस व्यक्ति ने कहा था ये? तो ये कहा था ऑप्शन ए वाले ने, मजूमदार ने कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है। ये किसने कहा था? ये कहा था मजूमदार ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? तो देखिए, विवाह जो है ना, सभी लोग करते ही हैं लगभग लगभग। जो जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों का मन हो रहा होगा करने का। तो अभी आने वाला है मौसम शादियों का, तो आप लोग देख लीजिए कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में। कौन एक प्रजनन मूलक, प्रजनन मूलक कहने का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है। इनके क्वेश्चन कहने का मतलब है एक ऐसा विधि बताइए जिसको समाज ने मान्यता दिया हो और जिससे हमें प्रजनन की पावर प्राप्ति होती है। तो वो विवाह है। शादी के बाद ही तो प्रजनन होता है ना। बच्चे किसके बाद होता है? शादी के बाद होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है, वर्गात्मक बंधु निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है? वर्गात्मक, तो देखिए चाचा, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी चाचा। वर्गात्मक बंधुता निम्न में से चाचा के साथ प्रयुक्त होती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। GS घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को किया गया, कितनी विशेषताएं बताई गई है? GS घुरिये के बारे में मैंने आपको चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। इन्होंने जितने भी पॉइंट्सों को बताया है उन सभी पॉइंट्सों को मैंने आपको आपके एग्जाम के लिए समझाया है। इन्होंने कितने पॉइंट को बताया है? इन्होंने 6 पॉइंट को बताया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किसने समूहों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजित किया है? किसने? अंतः समूह, ये जो आपको दिख रहा होगा अंतः समूह, और बाह्य समूह को विभाजित जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो समनर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आप शादी करने की इच्छा रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस वर्ष में शादी कर सकते हैं। और भारत के संविधान के हिसाब से कुछ आयु को निर्धारित किया गया है। इस आयु से अगर आप छोटे हैं तो आप बाल विवाह के चक्कर में जेल चले जाएंगे और अपने साथ साथ अपने माता पिता को भी चक्की पिसवा देंगे। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपको किस उम्र में शादी करनी चाहिए। तो देखिए, 21 वर्ष एवं 18 वर्ष की जो आयु है ये शादी करने के लिए निर्धारित किया गया है। यदि आप 21 साल के लड़के हैं तो आप अब बिल्कुल फ्री हैं, आप अब शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। और यदि आप लड़की हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम। 17 वर्ष 6 महीने के भी हैं तो आप शादी नहीं कर सकते हैं, आपको 6 महीना और इंतजार करना होगा शादी के लिए। तो अभी अगर नहीं हुआ है आपकी आयु तो आप इस साल के लगन को छोड़ के अगले साल का इंतजार करें। अगले साल की शादी में आपका अगर 17 के आसपास है तो 18 हो जाएंगे, फिर आप शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? ये जो इस्लाम में शादी होती है, कबूल है कबूल है कबूल है, इसमें अब जानना है कि मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? मेहर कहा जाता है। वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? मेहर के नाम से हम जानते हैं। हालांकि ये मेहर नाम भी होता है। तो आप इसे समझ लीजिए कि मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को हम मेहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से किन्होंने बहिर्विवाह की अवधारणा दी है? बहिर्विवाह मतलब बाहर जाके शादी कर लो। तो देखिए, ये कहा था मैकिलेनन ने। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर है। बहिर्विवाह की जो अवधारणा है वो मैकिलेनन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न हमारा कहता है सहकष्टी क्या है। तो देखिए नातेदारी की जो रीति है उसे हम सहकष्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। सहकष्टी क्या है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। नातेदारी की रीति को हम सहकष्टी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है। अगर खून का कोई रिश्ता है और उसके आधार पर अगर नातेदारी है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो समरक्त नातेदारी कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। समरक्त नातेदारी के नाम से ये जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिन औरतों के पति मर जाते थे उन्हें हम क्या कहते थे, विधवा कहते थे। तो विधवा का पुनः शादी करना जो कानून बना था वो किस वर्ष पारित हुआ था, 1856 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1856 ईस्वी में जिन बहुओं के पति की मृत्यु हो जाती थी उनका दोबारा विवाह करने का नियम कानून बनाया गया था 1856 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है। क्रूरता, यौनिक दोष, संतान न होना, पारस्परिक साझेदारी। पारस्परिक साझेदारी जो है ऑप्शन डी जो है, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यही एक ऐसी परिस्थिति है जो तलाक का कारण नहीं होता है। लेकिन यदि आप पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं या पत्नी पति के साथ क्रूरता करती है तो इसमें आपको तलाक हो सकता है। संतान न होना भी तलाक का कारण बन सकता है और यौनिक दोष भी आपके तलाक का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुओं के विवाह पर निम्न में क्या लागू होता है। हिंदुओं के विवाह पर निम्न में से आपको संस्कार लागू होता है। संस्कार जो है यहाँ पे इंपोर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संस्कार यहाँ पे मिलाए जाते हैं, गुणधर्म लड़कों के साथ मिलाए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए हिंदुओं के विवाह पर निम्न में से क्या लागू होता है, तो आपको बताना है संस्कार लागू होता है। अगले प्रश्न में कहता है कौन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपने प्रथाओं को प्रवर्तित करते हैं। देखिए संस्कृतिकरण इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको बताना है कि जो संस्कृतिकरण है ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि संस्कृतिकरण के बारे में मैंने आपको नोट्स के में भी बहुत अच्छे से बताया। आप सभी को एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं, यदि आपने इस चैप्टर के नोट्स को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया गया है और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में जो गांव, ग्रामीण का क्या मतलब होता है, जो गांव का जगह होता है उसे हम ग्रामीण जगह कहते हैं। तो वहां पे कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार क्या होता है आपके मन में ये भी आ रहा होगा, पहले तो ये जान लीजिए कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। और आप आपके मन में अगर ये आ रहा है कि संयुक्त परिवार क्या होता है, तो संयुक्त परिवार के बारे में मैंने चैप्टर के अंदर बहुत ही लंबे से विस्तार से समझाया है, आप वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है लेवी रेट क्या है। तो लेवी रेट का मतलब होता है कि किसी भी लड़की का देवर के साथ शादी करा दीजिए। अगर किसी कंडीशन में यदि उस औरत के पति की मृत्यु हो जाती है या फिर छोड़ देता है, तो ऐसे में यदि लेवी रेट के दौरान उस औरत का क्या होता है, अपने ही पति के छोटे भाई से शादी करा दी जाती है। इसे क्या लेवी रेट कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विवाह का नियम नहीं है। तो देखिए निकटाभिगमन निषेध, ये जो ऑप्शन ए है ये क्या है, विवाह का नियम नहीं है। बहिर्विवाह जो है वो विवाह का नियम है, अंतर विवाह जो है वो भी विवाह का नियम है, और बहु विवाह जो है वो भी नियम है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये विवाह के नियमों के आगे है, परे है, ये इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन नातेदारी का प्रकार नहीं है। तो देखिए निम्न में से अगर आपसे पूछा जाए तो विवाह एवं परिवार का निर्धारण ये नहीं होगा, परिस्थिति निर्धारण ये नहीं होगा, सामाजिक विघटन का साधन ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो सही उत्तर होगा, क्योंकि यह नातेदारी का प्रकार नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह अर्थात प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया था? ये किया था सी एच कुले ने। ऑप्शन ए, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये सी एच कुले। बहुत जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ये केवल सोशियोलॉजी की बात नहीं है, समाजशास्त्र का बात नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में भी सी एच कुले का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो प्राथमिक समूह अर्थात प्राइमरी समूह है, इसका उपयोग सी एच कुले ने ही किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो शिक्षा इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो एजुकेशन है ऑप्शन सी ये सही उत्तर है, क्योंकि शिक्षा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? तो गतिशीलता के बारे में आप जान लीजिए। ऑप्शन बी जो है वो जाति व्यवस्था का मौलिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया था? लिंटन ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया था, मतलब किसने बांटा था, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी जो है लिंटन, ये सही उत्तर यहाँ पे माना जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मर्डॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मर्डॉक ने कहा था यौन इच्छा की पूर्ति भी जो है वो सही उत्तर है। बच्चों का पालन पोषण भी विवाह का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आर्थिक सहयोग भी जो है वो विवाह का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो यहाँ पे आप सीधा कहते हैं ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें दिए गए सभी पॉइंट्स मर्डॉक के हिसाब से विवाह के मुख्य उद्देश्य के रूप में माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो देखिए सामाजिक समस्याओं में जितनी भी वृद्धि आज आपको देखने को मिल रहा है, जितनी भी दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, ये जातिवाद के कारण, वो सामाजिक समस्या में वृद्धि होने के कारण। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि जातिवाद का दुष्परिणाम सामाजिक समस्या में हो रही वृद्धि के कारण। आइए आपको आगे क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? तो देखिए रैडक्लिफ ब्राउन ये भी एक प्रकार के समाजशास्त्री हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रैडक्लिफ ब्राउन, इनका नाम थोड़ा चटपटा है, सॉरी अटपटा है। आप इसे देख लीजिए और अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स विनिक। ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था। ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर होगा, क्योंकि मानव शास्त्रीय शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स विनिक हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञाओं को कितने प्रकारों में उल्लेख किया है? तो मॉर्गन ने नातेदारी के संज्ञाओं को दो प्रकार से उल्लेख किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है यह कथन किसका है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजातपूर्ण एवं घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है? तो ये कहा था वेस्टरमार्क ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। वेस्टरमार्क ने कहा था कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजातपूर्ण एवं घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है कहाँ? तो ज्यादातर ये आपको ग्रामीण समाज में पाया जाता है, क्योंकि शहर के लोगों के पास इतना समय कहाँ होता है कि वो अपने फैमिली को देखें। तो ये ज्यादातर आपको संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है, कंबाइंड फैमिली जो है, वो आपको गांव में ही देखने को मिलेगा, और गांव को ही हम ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं प्रायः संयुक्त परिवार कर्ता कौन होता है? तो प्रायः जितने भी संयुक्त परिवार होते हैं उसके जो कर्ता, कहने का मतलब है मुखिया जो होते हैं, वो सबसे बुजुर्ग पुरुष होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उस घर के जो सबसे बड़े होते हैं उन्हीं को उस घर का मुखिया बनाया जाता है, उन्हीं के अंदर सारा परिवार चलता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है? प्रकार्य मतलब होता है कि कौन सी व्यवस्था उनके अंदर नहीं आती है। तो व्यक्तिवादिकता, अब देखिए व्यक्तिवाद का क्या मतलब होता है? पर्सनल चीजें, हम सभी कुछ अपना पर्सनल हिसाब से चलेंगे, व्यक्ति के हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं होता। उस परिवार में सभी कुछ संयुक्त परिवार के लिए होता है, सभी के लिए होता है, जितने भी फैमिली के मेंबर होते हैं उन सभी के लिए एक ही तरह के कार्य को किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ है तो उदाहरण में आप देख लीजिए, फैमिली में किसी एक ही मेंबर के लिए कपड़े अच्छे खाने नहीं होंगे, उस परिवार के सभी लोगों को अगर कपड़े दिए जा रहे हैं तो सभी को कपड़े दिए जाएंगे, खाने अच्छे हैं तो सभी के लिए है। यही होता है संयुक्त परिवार का प्रकार। लेकिन व्यक्तिवादिता जो है वो संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने किया था? ये किया था डेविस ने। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या डेविस ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? जीवन साथी कहने का मतलब है शादी करने का, तो वो 8 पद्धतियां हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जनजातीय समाज में शादी करने का अर्थात पत्नी को प्राप्त करने के 8 पद्धतियों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? मुताह नाम का एक शादी होता है, इनका नाम भी देखिए बड़ा गजब है। मुताह नाम का इनका शादी है मुसलमानों में, जो अस्थायी होता है। अगर कोई बंदा भाई इसको देख ले तो वो कुछ और ही समझ ले कि मुताह क्या होता है, लेकिन देखिए मुसलमानों में ना ये शादी है। हमारे जैसे विवाह होते हैं ना, विवाह का तरीका होता है, मंदिर में होता है, घर पे होता है, मड़वा पे भी होता है। अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आपको पता होगा कि गांव में मड़वा बना के शादी होता है, लेकिन इनका मुताह में शादी होता है। ये बड़ा अजीब सा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, मुताह। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है। असुर विवाह हिंदुओं में ही होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है जो हिंदुओं के अंदर होता है। लेकिन वहीं पे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, मुसलमानों में क्या होता है? मुताह होता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतः जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? आधुनिक समाज की। आधुनिक समाज मतलब आज के समाज के जो, वो जरूरी नहीं है कि अपने ही समाज में शादी करेंगे, अगर दिल लग गया किसी से तो वो गर्लफ्रेंड बना के शादी कर लेते हैं। तो अंतः जातीय विवाह इसी को कहते हैं कि आधुनिक समाज के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, जो ज्यादा पढ़ लिख के होशियार हो जाती है, जिन्हें आज के समाज का ज्ञान हो जाता है, जिन्हें ये लगने लगता है कि वो अपने माता पिता से अपने जीवन के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, वो आधुनिक समाज के बच्चे कहलाएंगे। और वो क्या करते हैं, उनका जिससे दिल लग जाता है, जिससे प्यार हो जाता है, जिससे मोहब्बत कर बैठते हैं, उससे वो शादी कर लेते हैं। वो अपने समाज के अंदर ये सारी चीजें नहीं देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष संसद में दोनों ने 3 तलाक कानून पास हुआ? दोनों में मतलब कहते हैं संसद में दोनों में किस वर्ष हुआ? 2019 में हुआ। ये जो 3 तलाक की समस्या है ना, ये पहले जान लीजिए कि ऑप्शन सी जो है भाई साहब वो इसका सही उत्तर है। ये 3 तलाक जो है ये इस्लाम में होता है। मुसलमान लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, निकाह करते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है कर लेते हैं, और अगर इनको पसंद नहीं आया तो कहते हैं तलाक है तलाक है तलाक है। इसीलिए इसको 3 तलाक के नाम से जाना गया है कि डंडा घुस जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम विवाह में कितने प्रकार होते हैं? तो मुस्लिम विवाह में ना 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। मुसलमानों में 2 प्रकार के शादी होते हैं। एक तो अभी मैंने आपको बताया था, मुताह होता है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार होते हैं? देखिए विच्छेद जो आ गया ना, विच्छेद का मतलब होता है हटना, खत्म करना, शादी को समाप्त करना। तो ये देखिए, शादी करने के 2 तरीके हैं इनके समाज में, लेकिन तलाक देने के 6 तरीके हैं। ये बड़ा अच्छा है इनका। शादी ये 2 तरीके से कर सकते हैं, और तलाक ये 6 तरीके से दे सकते हैं, मतलब खत्म ये रिश्ता 6 तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका वो सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? तो भारतीय हिंदू समाज में ना मुख्यतः 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 आश्रमों की चर्चा की गई है।
अगला प्रश्न हमारा कहता है मौसी, मौसी मम्मी की बहन, नातेदारी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए ये द्वितीयक श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। मौसी नातेदारी को द्वितीयक श्रेणी में रखा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? आर्य समाज में, देखिए ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। आर्य समाज में यदि शादी होती है तो वहां पे एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? नातेदारी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? नातेदारी कहा जाता है। परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमुलस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेवक। परिवार का क्या मतलब होता है? सेवा करना। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सेवक, वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या माना जाता है? तो भारतीय संयुक्त परिवार जिसमें सारे लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, उसमें सबसे जो अच्छा लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है, वो 3 या अधिक पीढ़ियां को माना जाता है, क्योंकि ये कई सारे पीढ़ियों का एक परिवार संयुक्त होता है, कई सारे पीढ़ियों को एक साथ जोड़ के चलना होता है। इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा का बना खाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा किसने दी थी? ये कहा था एम.एन. श्रीनिवासन ने। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था कि संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, मतलब एक ही घर में रहते हैं, एक ही चूल्हा पर खाना बनता है। ही नहीं कि घरे घरे चूल्हा जल रहा है, कोई पिज्जा बना रहा है, कोई बर्गर बना रहा है, कोई चिकन बना रहा है, कोई मटन बना रहा है, कोई पनीर बना रहा है। नहीं, पनीर सबके लिए बनेगा, चिकन बनेगा सबके लिए बनेगा, एक ही चूल्हा पर सबका खाना बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो देखिए टोटमावाद, टोटमावाद जो है, टोटमा ये जादू टोना जो होता है, वो जनजातीय धर्म का स्वरूप माना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ पे टोटमावाद जो है वो जनजातीय धर्म का स्वरूप माना जाता है। शिक्षा विवाह किस जनजाति में होती है? भील जनजाति में होती है। यहाँ पे अगर आप शादी करना चाहते हैं तो पहले एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम मैं मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कारनामे एग्जाम के तौर पे अर्थात परीक्षा के तौर पे दिखाना पड़ेगा जिसमें आपको शादी का मान्यता प्राप्त होगा। यदि आप फेल हो जाते हैं तो आप शादी नहीं कर पाएंगे और आपकी लड़की किसी और लड़की से शादी कर लेगी। इसलिए यहाँ पे आपको इस तरह के एग्जाम में पास होना जरूरी है। और किसमें होता है? भील में होता है। भील जनजाति जो है इसके अंदर शादी करने के लिए आपको परीक्षा पास होना जरूरी है। परीक्षा कहने का मतलब है कि आपको टेबल थोड़ी ना सुनेगा, वहां पे आपको कुश्ती उश्ती लड़वाएगा, भाला उला फिकवाएगा। या हो सकता है अब आधुनिक दुनिया आ गया है तो अब एग्जाम पे माई सेल्फ वगैरह परिचय वगैरह लिख के देखता होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया था? 335 धारा 335 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। और यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 3 के इंपोर्टेंट एमसीक्यू जितने भी थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। चैप्टर का नाम था सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के अंदर दी गई सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपको पसंद आए होंगे। यदि सभी एमसीक्यू और वीडियो पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।